चलिए रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन का सीरीज है। सीरीज का नाम है दे दनादन ब्रह्मास्त्र। इसमें आपको टॉप 25 क्वेश्चन साइंस के कराए जाएंगे। सेट नंबर 8-9 है। सेट नंबर 9 है। चलिए प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? ऑप्शन है सूर्यमुखी, ऑप्शन बी है बुल्फिया, ऑप्शन सी है रेफलेशिया और ऑप्शन डी है गुरुली लिली। तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा रेफलेशिया। रेफलेशिया को राक्षस पुष्प भी कहा जाता है। राक्षस पुष्प भी कहा जाता है। यह इंडोनेशिया के बारसा वन में पाया जाता है। यानी विश्व का सबसे बड़ा फूल रेफलेशिया इंडोनेशिया के बारसा वन में पाया जाता है। अगर इसकी व्यास की बात करें, रेफलेशिया कितना बड़ा होता है तो इसका व्यास होता है, अगर व्यास की बात करें तो लगभग 1 मीटर का व्यास होता है। अगर वजन की बात करें, वजन के तो कम से कम 6 से 7 केजी का इसका वजन होता है। तो इतना कितना बड़ा होता है अनुमान कर सकते हैं। जिस फूल का व्यास हो 1 मीटर और वजन हो 6 से 7 केजी। अगर विश्व के सबसे छोटा फूल की बात करें तो वो हो जाएगा बुल्फिया। बुल्फिया विश्व का सबसे छोटा फूल है, छोटा पुष्प है। तो याद रखिएगा रेफलेशिया विश्व का सबसे बड़ा पुष्प और बुल्फिया विश्व का सबसे छोटा पुष्प। प्रश्न नंबर 2 है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो वायु में, अगर वायु में हम पूछे कहें वायु में ऑक्सीजन या वायुमंडल में ऑक्सीजन तो ये होता है 21%। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, वायु में या वायुमंडल में नाइट्रोजन तो ये होता है 78%। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है तो कहेंगे 0.03% या 1% में कहिए, 1% में अदर गैस। बाकी जितने गैस है वो 1% में आते हैं। सबसे अधिक होता है नाइट्रोजन का 78%, 21% होता है आपका ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों ताप क्रमों में एक समान है? यानी किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों का तापमान बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे, यदि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना होगा, यानी सेल्सियस दिया रहेगा और कहेगा फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, तो इसको हम कैसे बदलेंगे? तो इसको बदलने के लिए हम कहेंगे, देखिए फ़ारेनहाइट में निकालना है तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू बराबर डिग्री गुने 9/5, यानी डिग्री सेल्सियस गुने 9/5 जोड़ 32। यानी जितना डिग्री दिया रहेगा उतना डिग्री रखकर उसमें 9/5 से गुना कर देंगे और 32 को जोड़ देंगे तो क्या फ़ारेनहाइट में बदल जाएगा। यदि क्वेश्चन पूछे कि जो फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में बदले तो इसके लिए तो सेल्सियस बराबर C/5 इज इक्वल टू F -32/9। तो ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, सेल्सियस में मान निकल जाएगा, फ़ारेनहाइट का मान रख दीजिए, सेल्सियस में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? ऑप्शन है पैर में, ऑप्शन बी है हाथ में, ऑप्शन सी है मुंह में और ऑप्शन डी है डंक में।
तो बिच्छू का विष कहाँ होगा? तो डंक में। तो बिच्छू के डंक में कौन सा विष पाया जाता है? तो कहेंगे मेथनोइक। मेथेनोइक अम्ल, या इसी को आप कह सकते हैं फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न है, रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके उसका गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो जब हम रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करते हैं, सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करते हैं, तो उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। यह प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाता है। यह प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाता है। ऑप्शन ए सही है। अगर त्वरण की बात करें, त्वरण, तो त्वरण क्या होता है? तो कहेंगे किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। त्वरण कहलाता है। अगर सल्फोनेशन की बात करें तो सल्फोनेशन क्या है? तो कहेंगे सल्फोनेशन एक रासायनिक प्रक्रिया है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक के निर्माण में किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन क्या है? तो कहेंगे लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे पर जिंक का लेप लगाना गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया कहलाता है। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, बोलोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बोलोमीटर से हम क्या माप सकते हैं? तो ऑप्शन ए है दाब, ऑप्शन बी है पौधे में वृद्धि, ऑप्शन सी है उष्मीय विकिरण, और ऑप्शन डी है वायु की गति। तो ऑप्शन सी हो जाएगा उष्मीय विकिरण। तो उष्मीय विकिरण के माप के लिए हम बोलोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर दाब की बात करें, दाब, तो दाब का एसआई मात्रक एग्जाम में पूछता है। तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल पास्कल होता है। अगर पौधे में वृद्धि की बात करें तो पौधे में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो कहेंगे ऑक्सीजन हार्मोन। तो ऑक्सीजन हार्मोन क्या है? तो कहेंगे यह प्लांट हार्मोन है जो पौधे में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। यदि वायु की गति की बात करें तो वायु की गति किससे मापेंगे? तो कहेंगे एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापी जाती है। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? यानी किस वनस्पति खाद्य पदार्थ में अधिक प्रोटीन मिलेगा? ऑप्शन ए है चना में, ऑप्शन बी है मटर में, ऑप्शन सी है सोयाबीन में, और ऑप्शन डी है अरहर में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। 8 नंबर प्रश्न है, बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? यानी बैटरी में किस एसिड का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी है नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ऑप्शन डी है एसिटिक एसिड। तो पहले आपको सब जितने भी एसिड है इनका रासायनिक फार्मूला याद रहना चाहिए। तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक फार्मूला H2SO4 होता है। अगर नाइट्रिक एसिड की बात करें
तो इसका HNO3 होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, और सिट्रिक एसिड में CH3COOH, ये आपका सिट्रिक एसिड हो गया। तब बैटरी में कौन सा एसिड का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मनुष्य के पेट में पाया जाता है। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम बाहर से नहीं लेते हैं, यह गॉड गिफ्ट है कि माँ के गर्भ अवस्था से ही हमारे पेट में रहता है। इसका काम क्या है, तो इस जीवाणुओं को भक्षण करने में यानी मारने में सहायक होता है। अगर एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड किसमें पाया जाएगा, तो कहेंगे सिरका में पाया जाएगा। सिरका या सड़े गले फल में पाया जाता है। सड़े गले फल में या सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाएगा। अगर हम नाइट्रिक एसिड HNO3 और HCl को HCl के 3:1 में यानी HNO3 के 1 मोलिक्यूल और HCl के 3 मोलिक्यूल को मिला दे तो ये क्या बनेगा, तो कहेंगे एक्वा रेजिया सॉल्यूशन बनता है, जिसमें सोने को गलाया जाता है। तो आपको HCl HNO3 का अनुपात देगा 3:1 में मिलाने से क्या होता है, तो कहेंगे एक्वा रेजिया सॉल्यूशन, जिसे अम्ल राज के नाम से जाना जाता है। चलिए 9 नंबर प्रश्न है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंग की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है, तो ऑप्शन ए है रडार, ऑप्शन बी है सोनार, ऑप्शन सी है कुकर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंग की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। अगर सोनार की बात करें तो सोनार का फुल नेम भी पूछ लेता है कभी कभी, तो सोनार का फुल नेम क्या होता है, तो बोलेंगे साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। रडार के कभी कभी पूछ लेता है फुल फॉर्म, रडार तो इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्टिव एंड रेंजिंग। ये आपको याद रहना चाहिए, रेडियो डिटेक्टिव एंड रेंजिंग। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, व्हेल के हृदय में कितने चेंबर होते हैं, तो व्हेल जो मछली है, व्हेल मछली प्रजाति का है, मछली है, तो इसमें क्या है कितना हृदय होगा, तो कहेंगे 4 चेंबर का हृदय होता है। यह व्हेल जो मछली है क्या है, तो कहेंगे स्तनधारी होता है, स्तनधारी। चलिए तो ऑप्शन डी हो जाएगा 4 चेंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, तो ज्वालामुखी पर्वत से कौन सा गैस निकलता है, ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है क्लोरीन और ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा गया है। इसका अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। अगर एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक मास तो एटॉमिको मास एकर 1 के होता है, ठीक। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में होता है 78% होता है। तो ये वायुमंडल में आपका कितना होगा, तो कहेंगे 78%। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 7 और एटॉमिक मास कितना होता है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है आपका 14। क्लोरीन, अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो 17। अगर एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक मास कितना होता है क्लोरीन के, तो 35। ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए आप लोग के लिए मोटिवेशन है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। यदि कड़ी मेहनत
आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होता है? यानी मनुष्य के लिए कितना स्तर तक का ध्वनि, कितना आवृत्ति तक का ध्वनि सुनने में कोई हानि नहीं होगा, क्षति नहीं होगा। ऑप्शन ए है 60 डेसिबल, ऑप्शन बी है 90 डेसिबल, ऑप्शन सी है 100 डेसिबल और ऑप्शन डी है 120 डेसिबल। तो 60 डेसिबल तक ध्वनि, 60 डीबी यानी डेसिबल तक के ध्वनि स्तर मानव के लिए अच्छा माना गया है। लेकिन 60 से अधिक आइएगा, 90 आइएगा, ये शोरगुल हो गया, 100 आइएगा तो ये बस ट्रक का आवाज हो गया, ठीक है, सिटी हो गया उसका, और 120 हो गया बस ट्रक के हॉर्न 100 डेसिबल। ठीक, अगर मान लीजिए 120 हो गया तो 120 में आपका डीजे का साउंड हो गया, ये बहुत आपका खतरनाक होता है। इतना आवृत्ति के जो आवाज है, अगर 120 डेसिबल की बात करें तो बहुत डेंजर होता है। इसमें मनुष्य के कान का पर्दा फटने की संभावना होती है। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो ये पेंगुइन चिड़िया है, ये पूछ रहा है कि कहाँ पाई जाती है। तो पेंगुइन चिड़िया ऑप्शन ए है अफ्रीका में, ऑप्शन बी है दक्षिण अमेरिका में, ऑप्शन सी है अंटार्कटिका में और ऑप्शन डी है उत्तरी अमेरिका में। तो पेंगुइन चिड़िया आपको अंटार्कटिका में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये पेंगुइन आपका चिड़िया हो गया। चलिए 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलते हैं? कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलेंगे? तो जितना भी कार्बनिक यौगिक है ना, जितना भी कार्बनिक यौगिक है उसमें कार्बन की मात्रा होगी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा कार्बन। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक तो 8 होता है। अगर परमाणु द्रव्यमान की बात करें, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, तो ये होता है 16। ऑक्सीजन के खोज किसने किया था? कहेंगे प्रिस्टले ने किए थे। ऑक्सीजन के खोज कौन किया? तो प्रिस्टले किए थे। अगर कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम के, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो एटॉमिक नंबर होता है 20। अगर एटॉमिक मास कितना होगा? एटॉमिक मास द्रव्यमान संख्या कैल्शियम के तो होता है आपका 40। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास 14। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसमें प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग किसमें सबसे अधिक होगा? तो ऑप्शन ए है हीरे में, ऑप्शन बी है पानी में, ऑप्शन सी है निर्वात में और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन में। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। तो निर्वात में कितना होता है? तो कहेंगे 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से प्रकाश गमन करेगी निर्वात में। अगर हम पानी में बात करें, पानी में, तो पानी में प्रकाश की वेग कितना होगा? तो कहेंगे 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गमन करेगा प्रकाश पानी में। अगर हीरे की बात करें हम, हीरा में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो कहेंगे 1.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से प्रकाश गमन करेगा हीरे में। यानी हीरे में प्रकाश की चाल कम है। अगर हम अगर हीरा का अपवर्तनांक कहे, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो याद रखिएगा 2.4 इसका अपवर्तनांक होता है। अगर 2.4 ऑप्शन में ना दिया हो तो 2.41 दिया होगा। ठीक है, तो ये हीरे का अपवर्तनांक होता है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो पान की लता में, जो पान है, खाने वाला पान का पत्ता खाया जाता है, तो इसमें बनने वाली जड़ का नाम क्या है? ऑप्शन ए है स्तंभ जड़, ऑप्शन बी है अनुलग्न जड़, ऑप्शन सी है छायादार जड़ और ऑप्शन डी है आरोही जड़। तो पान की लता में बनने वाली जड़ को आरोही जड़ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, बेंजीन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो बेंजीन के खोज कौन किए थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा माइकल फैराडे ने
बेंजीन की खोज किए थे, बेंजीन के खोज किए थे माइकल फैराडे। अगर प्रिस्टले की बात करें तो प्रिस्टले क्या किए तो कहेंगे ऑक्सीजन की खोज किए, ऑक्सीजन की खोज किए प्रिस्टले। अगर न्यूटन के बात कहें तो न्यूटन क्या कहे किए तो कहेंगे गति के नियम दिए, गति के नियम दिए। गति में दो गो नियम, पहला नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, जड़त्व का नियम कहा जाता है। दूसरा नियम, तो दूसरा नियम को बल त्वरण का नियम कहा जाता है। दूसरा नियम क्या है तो कहेंगे बल एवं त्वरण से संबंधित है। अगर तीसरा नियम की बात करें, तीसरा नियम, तो तीसरा नियम कौन है तो कहेंगे तीसरा नियम न्यूटन के तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है आपका तीसरा नियम। चलिए नेक्स्ट पर तो चलते हैं। 18 नंबर, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया, तो मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन ए है दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है वर्णता यानी कलर ब्लाइंडनेस, और ऑप्शन डी है रतौंधी। तो मायोपिया में आपका निकट दृष्टि दोष होता है। तो निकट दृष्टि दोष क्या है तो कहेंगे जब व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई ना दे, दूर की वस्तु दिखाई ना दे तो निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया है उस व्यक्ति को। तो इसमें क्या होता है, इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी जब आपको दूर की वस्तु दिखाई ना दे तो उसे निकट दृष्टि दोष कहेंगे, और इस दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर हम दूरदृष्टि की बात करें, दूरदृष्टि, तो दूरदृष्टि में क्या होता है कि नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है, नहीं देता है। तो इसे हम हाइप्रोमोपिया के नाम से भी जाना जाता है, इसे हाइप्रोपिया के नाम से जाना जाता है, हाइप्रोपिया के नाम से जाना जाता है दूरदृष्टि दोष को। दूरदृष्टि के उपचार के लिए क्या किया जाता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर हम कलर ब्लाइंडनेस की बात करें, कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है तो कहेंगे यह अनुवांशिक बीमारी है, यह अनुवांशिक बीमारी है। इसमें व्यक्ति को लाल और हरा में पहचान नहीं आता है, लाल और हरा रंग में पहचान नहीं आता है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस है। अगर रतौंधी की बात करें तो रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण क्या होगा, रतौंधी होगा। चलिए वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है तो ऑप्शन ए है कुल, ऑप्शन बी है गण, ऑप्शन सी है जाति, और ऑप्शन डी है जीनस। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका जाति। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई को जाति कहा जाता है। 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? नोबेल तेल, तो नोबेल तेल के नाम से किस विस्फोटक पदार्थ को जाना जाता है तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका TNG। तो TNG का फुल फॉर्म क्या होता है तो कहेंगे ट्राई नाइट्रोग्लाइसेरिन।
ट्राई नाइट्रोग्लाइसेरिन। अगर हम टीएनपी की बात करें, टीएनपी तो टीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कहेंगे ट्राई नाइट्रोफेनॉल। ट्राई नाइट्रोफेनॉल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, यानी किस रंग का प्रकाश में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होगा। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है नीला और ऑप्शन डी है बैगनी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका बैगनी। तो बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, सबसे कम होता है, लेकिन बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। अगर सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य की बात करें तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, निम्न रेशे में से कौन पौधे के तने का उत्पादन नहीं है, यानी तना से कौन उत्पादन नहीं हुआ इसमें से। ऑप्शन ए है सन, ऑप्शन बी है पटसन, ऑप्शन बी है पटसन, ऑप्शन सी है जूट और ऑप्शन डी है कपास। तब जो कपास है ना, ये तना से प्राप्त नहीं होता है, लेकिन सन है, पटसन है, जूट है, ये पौधे के तन्ने भाग से प्राप्त होते हैं, जबकि कपास नहीं। ठीक है, कपास की खेती कहाँ होती है, तो कपास की खेती कहेंगे उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आपकी क्या होगा, तो कपास की खेती होता है। तो कपास की खेती कहाँ कहाँ होता है, यानी गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में, गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कपास की खेती होता है। अगर हम भारत में बात करें, भारत में कपास की खेती कहाँ होता है, तो एक तो आपका होता है गुजरात में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, एमपी यानी मध्य प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, और उसके बाद महाराष्ट्र में। यहाँ पे क्या होता है, तो भारत में कौन सा स्थान, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में कपास की खेती होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए किया जाता है, यानी अगर आपके पेट में अपच हो गया है, गैस बन रहा है, तो किस औषधि का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए है प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक नहीं, ऑप्शन सी है पीड़ाहार, ऑप्शन बी है पीड़ाहार, ऑप्शन सी है एंटा एसिड और ऑप्शन डी है प्रतिरोधी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एंटासिड। तो एंटासिड का प्रयोग होता है कहाँ पे, तो कहेंगे अपच को दूर करने के लिए एंटासिड का प्रयोग होता है। एंटासिड क्या करता है, तो कहेंगे जब एंटासिड दवा है, मेडिसिन है, ये पेट की अम्लीयता को दूर करता है, यानी आपको अपच को सही करेगा एंटासिड। तो एंटासिड में किसका प्रयोग होता है, एंटासिड में किसका प्रयोग होगा, तो कहेंगे एल्युमिनियम का प्रयोग होता है, मैग्नीशियम का प्रयोग होता है, कैल्शियम का प्रयोग होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है एंटासिड बनाने में। क्या है, तो एक मेडिसिन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दो प्राथमिक रंग
लाल नीले के मिश्रण से सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो जब लाल और नीले रंग का मिश्रण बनाइएगा ना तो एक सेकेंडरी रंग मिलेगा, द्वितीय रंग मिलेगा, उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है सफेद, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है मैजेंटा और ऑप्शन डी है सियाल। तो मैजेंटा आपको कलर का एक रंग मिलेगा। चलिए लास्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थित आवश्यक नहीं है? तो समझिए, अगर मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होगा तो कब होगा? तो कहेंगे दिन के समय में होगा। ठीक है, दिन के समय में होगा, रात के समय में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या चाहिए? तो कहेंगे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हमें क्या चाहिए? तो कहेंगे जल चाहिए, जल यानी H2O चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? तो कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए यानी CO2 चाहिए। तो ये क्या चाहिए? सूर्य की प्रकाश चाहिए, जल चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। किसकी आवश्यकता नहीं होगी? तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन का निर्माण होता है कब? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण हो जाएगी यानी समाप्त हो जाएगी, तब आपको ऑक्सीजन मुक्त करेगा पेड़। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 25 क्वेश्चन थे। 25 क्वेश्चन जितने भी प्रश्न है ये 25 रिपीटेड प्रश्न है, तो ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। आपके रेलवे के NTPC और ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न